मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव पर एक बार फिर पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आज फिर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज जो चलाई हुई है, आज इस टेस्ट सीरीज का हम लोग 14वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर हम लोगों के द्वारा 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंक्लूडेड किया गया है। जो बच्चे आज पहली बार सेशन के साथ जुड़े हैं उन बच्चों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि डेली 9 बजे रात्रि हम लोगों के द्वारा लाइव क्लास चलाई जाती है और प्रत्येक लाइव क्लास को कोर्स डिजाइन के अकॉर्डिंग जो है चालू किया गया है। जो बच्चे सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर या जो बच्चे कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो सभी बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा। हम गारंटी के साथ ये कहते हैं कि हम आपको कोर्स बाय कोर्स आपकी जो जीएस है, पहले हम लोग जीएस कवर कराएंगे, फिर धीरे धीरे रीजनिंग और मैथ को भी चालू करने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा जो फोकस है वो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पर है। आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। चलिए, सबसे पहले वो बच्चे जो आज सेशन के साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले आप अपनी अटेंडेंस सबमिट कराएंगे जय हिंद लिखकर। चलिए सभी बच्चे जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट कराएंगे। उसके बाद हम लोग क्लास को चालू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है, आप सभी को ध्यान से पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में कितने संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक की उपाधि दी जाती है? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे, पूरे उत्तर प्रदेश में टोटल ऐसे कितने संस्थान हैं जिनमें कथक नृत्य में स्नातक की उपाधि दी जाती है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को पढ़ना है और अपने आंसर सबमिट कराने हैं। आपके पास 4 विकल्प हैं, एक है 4, एक है 5, एक 3 और एक 6। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल ऐसे कितने इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थान हैं जिनके द्वारा कथक नृत्य में स्नातक की उपाधि प्रदान की जाती है? चलिए तेजी के साथ रिप्लाई करेंगे सभी बच्चे। बिना किसी समय को गवाए सभी बच्चों को अब अपने आंसर निर्धारित समय पर 3 से 4 सेकंड में सबमिट कराने हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं सही विकल्प की। बच्चों, 4 यहाँ पर एक गलत विकल्प है, 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर नहीं है। एक आपको दिया गया है 3, ये भी आपका गलत है। 6 भी गलत है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 5 ऐसे संस्थान हैं जिनके द्वारा कथक नृत्य में ये कथक हो रहा है, तो आपको इसमें आधा तय लगा लाना है, कथक। ठीक है, कथक नृत्य में स्नातक की उपाधि प्रदान की जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। राजघाट बांध व नहर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? चलिए सभी बच्चे पढ़ेंगे ध्यान से। राजघाट बांध व नहर परियोजना उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी पर अवस्थित है, बनाई गई है? एक आपको दिया गया है चंबल, एक दिया गया है टोंस, एक गंगा और एक आपको दिया गया है बेतवा। चलिए, आप लोगों के पास 4 विकल्प हैं। 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। राजघाट बांध व नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। चंबल, टोंस, गंगा और बेतवा। चलिए 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। कोई भी बच्चा 4 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लेगा। सभी बच्चों को मैक्सिमम 4 सेकंड के अंदर अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बात करते हैं राइट विकल्प की। बच्चों, यहाँ पर राजघाट बांध व नहर परियोजना कौन सी नदी पर है? चंबल यहाँ पर आपका गलत आंसर है, टोंस आपका गलत है, गंगा भी आपका गलत है। यहाँ पर जो पूर्ण रूप से सही है वह है बेतवा। बेतवा नदी के ऊपर राजघाट बांध व नहर परियोजना को बनाया गया है। चलिए अब बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। चलिए, जो बच्चे क्लास के साथ लेट जुड़े हैं सभी बच्चों को अपनी अटेंडेंस सबमिट करनी है और यहीं से सब बच्चों को एक साथ लाइव हो जाना है और सभी बच्चों को आप अपने राइट आंसर जो है चैट बॉक्स में जाकर सबमिट कराने हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देश का तीसरा रेल कोच कारखाना कहां पर स्थित है? हमारे देश में तीसरे नंबर का जो रेल डब्बों का कारखाना है वह कहां पर स्थित है? एक बच्चों आपको बताया गया है वाराणसी, एक है रायबरेली, एक अमेठी और एक डी विकल्प दिया गया है गोरखपुर। आपके पास 4 विकल्प है। आप लोगों को ये बताना है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तीसरे नंबर पर हमारे देश का जो रेल कोच कारखाना है, कोच का मतलब है रेल के डब्बे, रेल के डब्बों के लिए जो कारखाना बनाया गया है जहां पर रेल के डब्बों का निर्माण किया जाता है, तीसरे नंबर पर कौन से शहर में स्थापित किया गया था? 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं, वाराणसी, रायबरेली, अमेठी, गोरखपुर। सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराइएगा।
पहला विकल्प बच्चों यहाँ पर दिया गया है वाराणसी, दूसरा रायबरेली, तीसरा अमेठी और चौथा गोरखपुर। चलिए तेजी के साथ आप लोग आंसर सबमिट कराएंगे। वाराणसी यहाँ पर आपका गलत विकल्प है, अमेठी भी गलत है, गोरखपुर भी गलत है। यहाँ पर पूर्ण रूप से जो विकल्प सही है वह आपका रायबरेली है। रायबरेली में भारतीय रेलवे के द्वारा तीसरे नंबर पर डब्बे बनाने का कारखाना खोला गया था, रायबरेली उत्तर प्रदेश। चलिए अगला विकल्प डिस्प्ले पर आ चुका है, अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है बच्चों। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से पढ़िएगा सभी बच्चे। 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया गया था? चलिए जब 1857 की क्रांति होती है उस समय अवध के नवाब कौन थे? एक विकल्प है लियाकत अली, एक है बिरजीस कादिर, एक है बहादुर शाह, एक है खान बहादुर खान। चलिए तेजी के साथ आप लोगों को पढ़ना है और आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब बनाया गया था? लियाकत अली, बिरजीस कादिर, बहादुर शाह, खान बहादुर खान। चलिए सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे 3 से 4 सेकंड में। चलिए बहुत बच्चे जो है गलत आंसर सबमिट करा रहे हैं। सभी बच्चों को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराइएगा। पहला विकल्प बच्चों यहां पर आपको दिया गया है लियाकत अली, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। एक विकल्प दिया गया है बहादुर शाह, ये भी आपका गलत है। खान बहादुर खां भी आपका गलत है। 1857 की क्रांति के दौरान अवध का नवाब किसको बनाया गया था? तब आपको बताना है बिरजीस कादिर। चलिए जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है वो बी कादिर के नाम से भी याद रख सकते हैं, अपने आप क्वेश्चन में ऑप्शन देखकर आपको याद आ जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सोन नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से? सोन नदी जो है उत्तर प्रदेश में बहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका उद्गम स्थल नहीं है। आप लोगों को ये बताना है कि भारत के कौन से राज्य से सोन नदी का उद्गम स्थल है। एक विकल्प आपके पास है उत्तर प्रदेश, एक मध्य प्रदेश, एक बिहार, एक आपको दिया गया है झारखंड। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से है? एक उत्तर प्रदेश दिया गया है, एक मध्य प्रदेश, एक बिहार, एक झारखंड। चलिए सब बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है? ए विकल्प यहां पर आपको दिया गया है उत्तर प्रदेश, पूर्ण रूप से गलत है। सी बिहार दिया गया है, ये भी आपका गलत है। डी आपको झारखंड दिया गया है बच्चों, ये भी गलत है। यहां पर जो सही आपका आंसर है वह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी मध्य प्रदेश होते हुए यूपी में बहती है और यूपी में आकर लास्ट में ये यमुना में मिल जाती है और यमुना फिर फाइनली किस में कनेक्ट हो जाती है? गंगा में। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई थी? एक विकल्प आपके पास है 1973, एक है 1974, एक है 1975 और एक बच्चों 1976 आपके पास विकल्प मौजूद है। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1973, 1974, 1975 और एक डी विकल्प यहाँ पर दिया गया 1976। आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है। फाइनली आप लोगों को क्या इस सेशन के अंदर करना है, हम लोगों के द्वारा ये एक रिवीजन क्लास चलाई गई है जिसमें हम लोग बहुत सारा समय वेस्ट नहीं करने वाले हैं। कम समय में हम लोगों को ज़्यादा क्वेश्चंस का अभ्यास कर लेना है। चलिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। आपके पास विकल्प मौजूद है 1973, एक विकल्प है आपके पास 1974, 75 और डी विकल्प है 1976। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सही विकल्प की। पहला विकल्प आपका गलत है 1973, बी 1974 भी गलत है, सी 1975 भी गलत है। यहाँ पर जो पूर्ण रूप से सही विकल्प है बच्चों वो 1976 है। यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। और मेरे दृष्टिकोण से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए ये क्वेश्चन काफ़ी खास हो जाता है। उत्तर प्रदेश का संस्कृत जो संस्थान है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1976 में। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का जो कारखाना है वह कहाँ पर स्थित है? चलिए उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का जो कारखाना है वह आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है?
एक विकल्प है आपके पास बरेली, एक गाजियाबाद, एक मोदीनगर और एक डी विकल्प है यहाँ पर गोरखपुर। सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का जो कारखाना है कहां पर है? बरेली, गाजियाबाद, मोदीनगर और एक डी विकल्प है गोरखपुर। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा लेने हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का जो कारखाना है वह कहां पर है? बरेली, गाजियाबाद, मोदीनगर और एक डी गोरखपुर। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। पहला विकल्प यहां पर दिया गया है बरेली, जो पूर्ण रूप से गलत है। एक गाजियाबाद भी आपका गलत है, गोरखपुर भी आपका गलत है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का जो कारखाना है वह कहां पर है? मोदीनगर में है। मोदी रबड़ के नाम से उसको स्थापित किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए चलिए तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा की स्थापना कब की गई थी? नोएडा के अंदर ही एक यूनिट बनाई गई है ग्रेटर नोएडा। तो बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि ग्रेटर नोएडा की स्थापना कब की गई थी। ग्रेटर नोएडा की स्थापना आप लोगों को बतानी है। एक विकल्प आपके पास है 1991, एक 92, एक 93 और एक 1995। 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं। एक सही विकल्प का आप लोगों को चयन करना है और आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ग्रेटर नोएडा की स्थापना कब की गई थी बच्चों? 1991, 1992, 1993 और एक डी दिया गया है 1995। चलिए चलिए तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराइएगा। सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने सही आंसर जो है सबमिट कराने हैं चैट बॉक्स में जाकर। ग्रेटर नोएडा की स्थापना कब की गई थी? तो बच्चों यहाँ पर डी विकल्प 1995 गलत है, सी 1993 गलत है, बी 1992 भी गलत है। ग्रेटर नोएडा की स्थापना की यदि हम बात करते हैं तो 1991 इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाना है। चलिए आई होप दैट आप सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और आपको याद भी रख लेना है। ग्रेटर नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर एक पूरी की पूरी यूनिट है सिटी की, तो उसको ग्रेटर नोएडा कहा जाता है। ग्रेटर नोएडा की स्थापना कब की गई थी? 1991 में। चलिए बात करते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता की प्रतिशत कितना है? चलिए सभी बच्चों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आप अपने आंसर आप लोगों को सबमिट कराने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता की दर कितनी है? एक दिया गया है बच्चों 60.32, एक दिया गया है 76.46, एक दिया गया 78.8 और एक दिया गया है 77.03। सभी को तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अरे भाई सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर क्या है? आपके पास 4 विकल्प मौजूद है यहाँ पर। चलिए हम बढ़ते हैं सही विकल्प की तरफ। आपकी 3 से 4 सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं सही विकल्प की। बच्चों ए विकल्प यहाँ पर दिया गया था 60.32, ये पूर्ण रूप से आपका गलत है। एक बी आपको दिया गया था 76.46, ये भी आपका गलत है। एक आपको दिया गया था 78.80, ये भी आपका गलत है। सही विकल्प की यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है, तब आपको बताना है 77.03%। चलिए आई होप दैट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10वां क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है? ये क्वेश्चन बहुत खास है। आप लोगों को ये बताना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अथॉरिटी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर रिप्लाई कर लेने हैं। एक विकल्प बच्चों आपको दिया गया है 9, एक 7, एक 5 और एक 3। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कितने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण सरकार शासन के द्वारा बनाए गए हैं वो आप लोगों को बताना है। एक है 9, एक है 7, एक 5, एक 3। 3 से 4 सेकंड में आप लोगों को आंसर सबमिट करा देने हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक बहुत ही छोटे लेवल का क्वेश्चन है और फास्टली सभी बच्चों को 4 सेकंड के अंदर आप अपने रिप्लाई कर देने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल कितने बनाए गए हैं? तेजी के साथ सबमिट कराइएगा आंसर। बच्चों ए विकल्प यहाँ पर 9 गलत है, बी विकल्प 7 भी आपका गलत है, डी विकल्प 3 भी आपका गलत है। यहाँ पर यदि हम राइट विकल्प की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट विकल्प है 5। ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की।
उटारी बांध परियोजना किस जनपद में स्थित है? उटारी बांध परियोजना उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी के अंदर स्थित है? एक आपको बताया गया है कानपुर, एक जालौन, एक ललितपुर, एक झांसी। चलिए, आपके पास 4 विकल्प बच्चों मौजूद है। उटारी बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में है? कानपुर, जालौन, ललितपुर और झांसी। चलिए तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड में आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। उटारी बांध परियोजना का संबंध कौन से जनपद से है? कानपुर यहां पर एक गलत विकल्प है, जालौन भी गलत है आपका, झांसी भी गलत है। यहां पर पूर्ण रूप से सही जो विकल्प है आपका ललितपुर है। ललितपुर के अंदर ही उटारी बांध परियोजना को प्रारंभ किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। अशोक के 8वें बृहद यानी कि बड़े शिलालेख को किस स्थान पर रखा गया है? चलिए, अशोक का जो 8वां शिलालेख है जो काफी बड़ा है, इसका संबंध कौन से स्थान से आप लोगों को बताना है। चारों ही ऑप्शन आपके उत्तर प्रदेश की सिटी से रिलेटेड है, जनपद से रिलेटेड है। एक है कुशीनगर, एक है मेरठ, एक है वाराणसी, एक है आपका फतेहपुर सीकरी। चलिए सभी के सभी ऑप्शन उत्तर प्रदेश से लिंक रखते हैं और आप लोगों को ये बताना है कि अशोक का जो 8वां शिलालेख है उसका संबंध कौन से स्थान से है। कुशीनगर, मेरठ, वाराणसी, फतेहपुर सीकरी। चलिए, 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। सभी बच्चों को 3 से 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम सही विकल्प की तरफ। अशोक के 8वें शिलालेख का संबंध फतेहपुर सीकरी से नहीं है, ये गलत आंसर है। वाराणसी से भी नहीं है, ये भी आपका गलत आंसर है। मेरठ से भी नहीं है, ये भी आपका गलत आंसर है। इसका सही जो संबंध है वह कुशीनगर से है। कुशीनगर से ही अशोक के 8वें शिलालेख को जोड़कर देखा जाता है। कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है अशोक के बड़े 8वें शिलालेख का संबंध उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान से है, तब आपको बच्चों बताना है कुशीनगर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। महाभारत काल का दारा नगर आज किस जनपद में स्थित है? दारा नाम की एक महाजनपद हुआ करती थी महाभारत काल में, तो इस जनपद का संबंध वर्तमान समय में कौन से जनपद से है? एक है इटावा, एक है मथुरा, एक बिजनौर, एक आपको दिया गया आगरा। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। महाभारत काल का दारा नगर आज किस जनपद में स्थित है? इटावा, मथुरा, बिजनौर, आगरा। 4 विकल्प यहां पर हैं आपके पास। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बिना समय को गवाए हम बात करते हैं राइट विकल्प की बच्चों। यहां पर राइट विकल्प की अगर हम बात करते हैं तो इटावा यहां पर गलत है, मथुरा भी आपका गलत है, आगरा भी गलत है। महाभारत काल के दारा नगर का संबंध वर्तमान में कौन से जनपद से है, तब आपको बताना है बिजनौर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अंग्रेजों के समय में चोरा चोरी कांड हुआ था। चोरा चोरी कौन से जनपद में है? थाने में आग लगा दी गई थी असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ताओं के द्वारा। उसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस भी ले लिया था, लेकिन फिलहाल बस आप लोगों को केवल इतना बताना है चोरा चोरी जो जगह है, जो कांड हुआ था वो कौन से जनपद में हुआ था या कौन से जनपद में स्थित है जगह। एक आपके पास विकल्प है देवरिया, एक है गोरखपुर, एक है महाराजगंज, एक है कुशीनगर। थोड़ा सा ठीक करेंगे, ये कुशीनगर नहीं है, कुशीनगर है। चलिए कुशीनगर, आई होप दैट आप समझ गए होंगे। चोरा चोरी किस जनपद में स्थित है? देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज। एक विकल्प है आपके पास डी कुशीनगर। तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। देखिएगा बच्चों, पहला आपका देवरिया यहां पर गलत है, बी गोरखपुर आपका पूर्ण रूप से सही है, सी महाराजगंज आपका गलत है, डी कुशीनगर आपका गलत है। चोरा चोरी जो कांड है वह कहाँ हुआ था? गोरखपुर नामक जनपद में हुआ था। आप लोगों को ध्यान रख लेना है, इन फ्यूचरली ये आपसे किसी ना किसी परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? यूपी के अंदर सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? एक है शारदा नहर, एक है गंडक नहर, एक ऊपरी गंगा नहर, एक आगरा नहर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। प्रत्येक बच्चे को आप अपने सही आंसर सबमिट कराने हैं तेजी के साथ, वो भी बिना समय गवाए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नहर, गंडक नहर, ऊपरी गंगा नहर और एक आपको दिया गया है आगरा नहर। 4 विकल्प मौजूद हैं। 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर सभी बच्चों को आप अपने सही आंसर यहां पर प्रस्तुत कर देने हैं। चैट बॉक्स में जाना है और अपने सही आंसर को आप लोगों को सबमिट कर देना है। चलिए
बात करते हैं बच्चों यहाँ पर हम सही विकल्प की। तो यहाँ पर आगरा नहर आपका गलत विकल्प है, ऊपरी गंगा भी गलत है, गंडक भी गलत है। यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है आपका शारदा नहर। शारदा नहर ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली के अंतर्गत आती है। आई होप दैट आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्प्ले पर आ चुका है, सभी को पढ़ना है। उत्तर प्रदेश का नाम कब दोबारा से यूनाइटेड प्रोविंस करा गया था? चलिए, उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, देखिए पहले भी यूनाइटेड प्रोविंस था, लेकिन बीच में अंग्रेज गवर्नमेंट एक अधिनियम लेकर आती है। उस अधिनियम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। उसके तहत आगरा और अवध को मिलाकर यूनाइटेड प्रोविंस की संख्या दी गई थी। तो ये घटना कौन से सन की है? एक आपको विकल्प दिया गया 1934, एक 1935, एक 1936, एक 1937। 4 विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं। यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से यूपी को कब से जाना जाता है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। उत्तर प्रदेश का नाम दोबारा से यूनाइटेड प्रोविंस कब किया गया था? 1934, 1935, 1936, एक 1937। 4 विकल्प हैं। तेजी के साथ सभी बच्चों को सही विकल्प का चयन करना है और आप अपने आंसर प्रस्तुत करने हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट करेंगे। अब हम बच्चों बात कर लेते हैं एक राइट विकल्प की। यहाँ पर 1934 गलत है, 1935 भी गलत है, 1937 भी आपका गलत है। यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से कब से जाना जाता है? 1937 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है सन 1937 से। अधिनियम पूछा जाए तब आपको बताना है 1935, लेकिन यदि सन पूछा जाता है तब आपको बताना है 1937। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कौन से सन में की गई थी? एक विकल्प है बच्चों आपके पास 1974 में, एक है 1978 में, एक 1984 में, एक 1990 में। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर प्रस्तुत करने हैं। सभी बच्चों को चैट बॉक्स में जाना है और अपने सही आंसर प्रस्तुत करने हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1974, 1978, 1984, 1990। अरे भाई सभी बच्चों को अपने सही विकल्प प्रस्तुत करने हैं। यहाँ पर चैट बॉक्स में जाइएगा, राइट आंसर सबमिट कीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। तो बच्चों 1990 यहाँ पर गलत है, 1984 भी गलत है, 1978 भी गलत है। यहाँ पर सही विकल्प आपका क्या है? 1974। सन 1974 में ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। आई होप दैट सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बात कर लेते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। भारत में ऊर्जा उत्पादित में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित में से किसका है? पूरे भारत में, यूपी की बात कर लो या पूरे भारत की बात कर लो, तो सर्वाधिक योगदान विद्युत उत्पादन में, ऊर्जा के उत्पादन में किसका है? एक विकल्प है आपके पास अणु ऊर्जा, एक आपके पास है जल ऊर्जा, एक है ऊष्मीय ऊर्जा, एक है तीनों का अंश बराबर है। चलिए क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हो, विकल्प भी आप पढ़ चुके हो। तेजी के साथ आप लोगों को राइट आंसर सबमिट करा देना है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? अणु ऊर्जा का, जल ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का। ऊष्मीय ऊर्जा को ही कभी कभी तापीय ऊर्जा भी कहा जाता है। एक डी विकल्प भी मौजूद है। तीनों का योगदान बराबर है। चलिए सभी बच्चों को अपने राइट आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड में सभी के आंसर आ जाने चाहिए। चलिए सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। ए विकल्प यहां पर दिया गया है अणु ऊर्जा, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। जल ऊर्जा, ये भी आपका गलत है। तीनों का अंश बराबर है, ये कभी भी संभव नहीं है, ये आपका गलत है। तापीय ऊर्जा यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा भारत में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन में योगदान देने वाली ऊर्जा का नाम है। आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। पहले भी हम इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। एक बार हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मृदा गन्ने की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर गन्ने की खेती बहुत अच्छी की जा सकती है? एक है भांवर व तराई का क्षेत्र, एक मध्यवर्ती मैदान, एक पहाड़ी पठारी क्षेत्र,
एक उपयुक्त सभी। सब बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जो बच्चे किसान फैमिली से लिंक रखते हैं, किसान बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो उन लोगों को केवल अपनी मिट्टी को जांच लेना है, आइडिया लगा लेना है, उसी के आधार पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे 3 से 4 सेकंड में। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मृदा गन्ने की कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? भांवर व तराई का क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदान, पहाड़ी पठारी क्षेत्र, उपयुक्त सभी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट करेंगे। चलिए सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराइएगा। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मृदा गन्ने की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? भांवर व तराई का क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदान, पहाड़ी पठारी क्षेत्र, उपयुक्त सभी। चलिए बात करते हैं हम सही विकल्प की। तो बच्चों यहाँ पर पहला विकल्प है आपका भांवर व तराई का क्षेत्र, बी विकल्प है मध्यवर्ती क्षेत्र, सी है पहाड़ी पठारी क्षेत्र, डी है उपयुक्त सभी। तो मैं बता देता हूँ बच्चों, पहाड़ी पठारी क्षेत्र आपका यहाँ पर गलत है। पठारों में कभी भी गन्ने की खेती नहीं की जा सकती है। जब सी गलत हो जाता है तो डी ऑटोमेटिकली आपका गलत हो जाता है। मध्यवर्ती मैदान, जब हम यूपी की बात करते हैं तो वहाँ पर मध्यवर्ती मैदान है ही नहीं, तो ये भी आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? गलत। तो अब बचता है आपका केवल ए, गंगा का जो क्षेत्र है, भांवर व तराई का क्षेत्र, जहाँ पर दोमट मिट्टी अधिक पाई जाती है, इसी क्षेत्र में सदैव गन्ने की खेती अधिक की जा सकती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? आपके पास विकल्प हैं 4। पहला विकल्प बच्चों यहाँ पर है बनारस, एक है किराना, एक है लखनऊ, एक है सहारनपुर। 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं। सभी बच्चों को सही विकल्प का चयन करना है और आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? बनारस, किराना, लखनऊ, सहारनपुर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? बनारस, किराना, लखनऊ, सहारनपुर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कीजिएगा। गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? बनारस, किराना, लखनऊ, सहारनपुर। चलो अब हम बात कर लेते हैं एक राइट विकल्प की। गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? एक विकल्प आपके पास सहारनपुर है, ये पूर्ण रूप से गलत है। लखनऊ आपका गलत है, किराना गलत है। गिरजा देवी का जो संबंध है वह बनारस घराने से है। तो आपका ए विकल्प बच्चों यहां पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। सभी बच्चों को क्वेश्चन को पढ़ना है और अब अपने आंसर आप लोगों को सबमिट करा देने हैं। राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार मैं ऑलरेडी एक लेक्चर के अंदर पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिलहाल आपको यह बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा कौन सा है। एक विकल्प आपके पास है हस्तिनापुर, एक है महावीर स्वामी, एक है चंद्रप्रभा, एक है सुहेलवा। आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं। हस्तिनापुर, महावीर स्वामी, चंद्रप्रभा, सुहेलवा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर, महावीर स्वामी, चंद्रप्रभा, सुहेलवा। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। पहला विकल्प आपके पास है हस्तिनापुर, ये आपका गलत है। कारण ये है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। तो पूर्ण रूप से ए यहाँ पर गलत हो जाता है। रीजन ये है बच्चों, हम लोगों को बड़ा नहीं बताना है, छोटा बताना है, तो उस एंगल से हस्तिनापुर यहाँ पर गलत है। सुहेलवा भी गलत है। चंद्रप्रभा काफी बड़ा है, ये भी आपका गलत है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सबसे छोटा वन्य जीव विहार यूपी का, तब आपको बताना है महावीर स्वामी। चलिए आई होप दैट आप सभी को क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, और इन फ्यूचरली आपसे पूछा भी जा सकता है। सबसे बड़ा पूछा जाए तो हस्तिनापुर बताना है, और यदि आपसे सबसे छोटा पूछा जाए तब आपको महावीर स्वामी बताना है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 डिस्प्ले पर आ चुका है। सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित की गई थी? उत्तर प्रदेश की राजधानी सबसे पहले आगरा हुआ करती थी। आगरा के बाद उसको लखनऊ ट्रांसफर किया गया था, और उसी के साथ हाई कोर्ट आगरा को भी कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया था? इलाहाबाद। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लगती है। लेकिन सिर्फ आपको इतना बताना है
कि अंग्रेजों के द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से शिफ्ट कर कर इलाहाबाद कब की गई थी? चलिए, एक विकल्प आपके पास है 1850, एक 1857, एक 1858, एक 1863। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब शिफ्ट की गई थी? 1850, 1857, 1858 और एक डी विकल्प यहां पर मौजूद है 1863। चलिए सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब शिफ्ट की गई थी? 1850, 1857, 1858, 1863। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। यहां पर ए विकल्प 1850 गलत है, 1857 भी गलत है, 1863 भी गलत है। यहां पर पूर्ण रूप से सही विकल्प है 1858। 1857 की क्रांति के उपरांत अंग्रेजों का पूर्ण रूप से इलाहाबाद के ऊपर कब्जा हो जाता है। उसी के तत्पश्चात वहां अंग्रेज हुकूमत अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से शिफ्ट कर कहां कर लेती है? इलाहाबाद। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 80 मीटर ऊंचाई का उत्तर प्रदेश का पहला विंड मॉनिटरिंग मोस्ट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? चलिए, बहुत ही खास क्वेश्चन है, करंट अफेयर के हिसाब से भी ये आपसे पूछा जाएगा और इन फ्यूचरली ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार का कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको ये बताना ही बताना है। 80 मीटर ऊंचाई पर उत्तर प्रदेश का पहला विंड मॉनिटरिंग मोस्ट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? चलिए, एक विकल्प है आपके पास लखनऊ, एक है बरेली, एक है मेरठ, एक है शाहजहांपुर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। 80 मीटर ऊंचाई का उत्तर प्रदेश का पहला विंड मॉनिटरिंग मोस्ट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? एक है लखनऊ, एक है बरेली, एक है मेरठ, एक है शाहजहांपुर। चलिए सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। अरे भाई तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा सभी बच्चे। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। यहां पर लखनऊ गलत है, बरेली भी गलत विकल्प है, मेरठ भी गलत विकल्प है। यहां पर पूर्ण रूप से सही है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर के अंदर ही उत्तर प्रदेश का पहला विंड मॉनिटरिंग मोस्ट स्थापित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ना है और याद भी कर लेना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहली बार लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था? 1975, 1980, 1985 और एक विकल्प आपको दिया गया 1990। चलिए एक विकल्प आपके पास है 1975, 1980, 1985 और डी आपके पास विकल्प है 1990। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो या आप किसी डाउट्स में हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आपको एक्यूरेट एकदम सही रिप्लाई तुरंत कुछ समय के अंतराल से ही दे दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था? चलिए अरे भाई सभी बच्चों को रिप्लाई करना है, बहुत सारे बच्चे इनएक्टिव बने हुए हैं तो एक बच्चे को नहीं सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। लाइव चैट बॉक्स में जाइएगा और आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा। और मैं सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, जो बच्चे डेली लाइव नहीं आते हैं, जो बच्चे क्लास को बीच में छोड़कर भाग जाते हैं, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं भागना है। सभी क्वेश्चन आप ही के लिए हैं, आप ही के लिए। इतनी गर्मी में फैन को बंद कर इतनी गर्मी में इस तरह की लाइव क्लास की जा रही है, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि जितना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं आप भी खुद के लिए उतना ही मेहनत करोगे। जिस प्रकार मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं उसी प्रकार आप भी मुझको सपोर्ट करेंगे तो कोई भी बच्चा लाइव क्लास को बीच में छोड़कर नहीं भागेगा। हम लोगों को सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। डी विकल्प बच्चों यहां पर 1990 पूर्ण रूप से गलत है, 1985 भी गलत है, 1980 भी गलत है। यहां पर पूर्ण रूप से सही विकल्प है आपका 1975। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कौन सा बैंक प्रशिक्षण संस्थान मॉडल के रूप में स्थापित किया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है बैंकिंग के हिसाब से।
कौन सा बैंक प्रशिक्षण संस्थान मॉडल के रूप में स्थापित किया गया है? पीएनबी, एसबीआई, यूबीआई और एक दिया गया है बीओबी। चलिए मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। कौन सा बैंक प्रशिक्षण संस्थान मॉडल के रूप में स्थापित किया गया है? एक विकल्प है यहां पर पीएनबी, एक है एसबीआई, एक है यूबीआई, एक दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि डी विकल्प। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। 3 से 4 सेकंड में प्रत्येक विद्यार्थी को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। यहां पर बच्चों डी विकल्प बैंक ऑफ बड़ौदा गलत है, यूबीआई ये भी आपका गलत है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपका पूर्ण रूप से गलत हो जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर बैंकिंग, देखो सभी क्वेश्चन का आंसर एसबीआई नहीं हो सकता, ये आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा। सभी बच्चे एसबीआई पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप लोगों को ये समझना है क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या हो सकता है। क्या सभी क्वेश्चन का आंसर एसबीआई हो सकता है बैंकिंग सेक्टर में, या आरबीआई हो सकता है? ऐसा नहीं है बच्चों। तो आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। बैंकिंग प्रशिक्षण संस्थान मॉडल के रूप में किसको स्थापित किया गया? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि ए विकल्प यहां पर आपका पूर्ण रूप से सही है। यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहां पर है? एक विकल्प है आपके पास आगरा, एक है कानपुर, एक है मेरठ और एक डी आपके पास है इलाहाबाद। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है और आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहां पर मौजूद है यूपी के अंदर? आगरा, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद। चलिए सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे 3 से 4 सेकंड में। अरे भाई मैं बार बार एक ही बात को बोल रहा हूं कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो सेशन के अंदर आप अपने आंसर सबमिट ना कराए। सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहां स्थित है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे बढ़ेंगे सही आंसर की तरफ। चलिए पहला बच्चों यहां पर आपको दिया गया आगरा, ये आपका गलत है। सी मेरठ भी आपका गलत है। डी इलाहाबाद भी गलत है। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? कानपुर में। आप सभी को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। भिटोरा नामक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल वर्तमान में कहां पर है? चलिए भिटोरा नामक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल वर्तमान में कहां पर है? एक आपके पास है रायबरेली, एक है उन्नाव, एक फतेहपुर, एक डी विकल्प है बच्चों यहां पर वाराणसी। चलिए सभी बच्चों को विचार करना है। भिटोरा नामक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल कहां पर है? रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर और डी यहां पर आपको दिया गया वाराणसी। चलिए सभी बच्चों को सोचना है सही से और आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। भिटोरा नामक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल कहां पर है? रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर, वाराणसी। चलिए बात करते हैं अब हम लोग एक राइट विकल्प की। रायबरेली बच्चों यहाँ पर गलत विकल्प है, उन्नाव भी गलत है, वाराणसी भी गलत है। भिटोरा नामक जो प्राचीन स्थल है इसका संबंध कौन से जनपद से है? फतेहपुर जनपद से है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किराना घराने का मूल स्थान कहाँ है? किराना घराने का मूल स्थान कौन से जनपद में है? मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, कन्नौज, कानपुर। चलिए तेजी के साथ सभी को पढ़ना है। किराना घराने का मूल स्थान कहां पर है? मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, कन्नौज, कानपुर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। किराना घराने का मूल स्थान कौन सा जनपद है? मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, कन्नौज, कानपुर। ये आपका संगीत से जुड़ा घराना है और इसका संबंध प्राचीन काल में किससे था? मुजफ्फरनगर से, अलीगढ़ से, कन्नौज से, कानपुर से। चलिए कला से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को रिप्लाई करना है तेजी के साथ। अब हम बात कर लेते हैं एक सही विकल्प की बच्चों। यहाँ पर मुजफ्फरनगर ए विकल्प है, बी अलीगढ़ है, सी कन्नौज है, डी आपका कानपुर है। तो मैं यदि सही विकल्प की बात करता हूँ बच्चों, डी यहाँ पर कानपुर गलत है, कन्नौज गलत है, अलीगढ़ गलत है। किराना घराने का जो मूल स्थान है वह कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में। आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? एक विकल्प है फैजाबाद, एक है मेरठ,
एक कानपुर, एक डी यहाँ पर है झांसी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चलो थोड़ा सा आपको यहाँ चेंज करना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय एवं हटा देना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? फैजाबाद, मेरठ, कानपुर और झांसी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। एक विकल्प आपके पास है फैजाबाद, एक आपके पास है मेरठ, एक है कानपुर, एक है झांसी। अब हम सही विकल्प की बात करते हैं। फैजाबाद यहाँ पर गलत है, कानपुर गलत है, झांसी गलत है। आप लोगों को ध्यान रखना है मेरठ मोदीपुरम के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है और कार्यरत भी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30 की। बच्चों आज की क्लास वैसे आपको बताया गया था 40 क्वेश्चन की होने वाली है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी आज ज़्यादा है और थोड़ी सी बहुत टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे हैं, उसके चलते इस क्लास को 40 के स्थान पर 30 की किया जाता है। और सभी बच्चों को ध्यान रखना है डेली 9 बजे प्रतिदिन आप सभी को लाइव आना है। शाम के 9 बजे हमारे द्वारा इस तरह की लाइव क्लास चलाई जाएगी। और अब हम बात कर लेते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की। क्लास को बहुत लंबा भी नहीं लेकर जाना है, तो हम क्लास को 40 के स्थान पर 30 की ही करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फैन बंद कर इस प्रकार लाइव क्लास लेना काफ़ी कठिन और चैलेंजिंग है। कमरा बंद कर लाइट का इस्तेमाल आप लोग को नहीं करना है, फैन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, तो काफ़ी चैलेंजिंग है मेरे लिए भी। लेकिन चलो 30 क्वेश्चन की क्लास हमारी यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है, तो बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। क्लास को एग्जिट करने से पहले सभी बच्चों को वंदे मातरम का जयकारा भी लगा देना है। आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। पंजीकृत कारखानों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पूरे इंडिया के अंदर कौन सा रैंक है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पंजीकृत कारखानों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पूरे देश के अंदर कौन सा स्थान है? एक आपको विकल्प दिया गया है 2, एक दिया गया है 3, एक दिया गया है 4 और एक दिया गया है 5। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड कारखानों के एंगल से उत्तर प्रदेश का पूरे इंडिया के अंदर कौन सा स्थान है? एक विकल्प आपके पास बच्चों मौजूद है 2, एक 3, एक 4, एक 5। चलिए बात करते हैं हम सही विकल्प की। 2 यहाँ पर गलत है, 3 भी गलत है, 4 भी गलत है। यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है आपका 5। ये आप लोगों को याद रख लेना है। आई होप दैट आप सभी को आज की जो क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी और सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। रात्रि 9 बजे सभी को लाइव आ जाना है। और आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। सभी मेरे मित्रों, सभी मेरे विद्यार्थियों और सभी मेरे सगे संबंधी और प्रत्येक वो व्यक्ति जो इस समय हमारे चैनल को लाइव देख रहा है, सभी को शुभ रात्रि। Thank you so much watching our video.